नमस्कार, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और अभिषेक सत्यव्रतम भी मौजूद हैं नोएडा स्टूडियो से। और आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। और अब आखिरी 1 घंटे का पूरा एक्शन हम आपके सामने एक एक करके रखेंगे और साथ ही साथ बाजार में रणनीति क्या होनी चाहिए, BTST STBT कॉल्स और कुछ और इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग आइडियाज भी एक एक करके आपके सामने रखेंगे। कुछ ही देर में हम एक्सपर्ट्स को भी शामिल करेंगे हमारे साथ, लेकिन सबसे पहले बाजार का एक बार अपडेट ले लेते हैं। और शानदार तेजी आज देखने को मिल रही है। 19,825 के पार निकल चुका है मार्केट। करीब 200 अंकों की तेजी है इस वक्त निफ्टी में। 150 अंकों की तेजी है निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में देखेंगे तो वहां पर 180 अंकों की तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है। सेंसेक्स में करीब 580 अंकों की बढ़त यहाँ पर सेंसेक्स में भी है। तो शानदार अपडेट। और शुरुआत थोड़ी नरमी के साथ हुई थी, लेकिन काफी अच्छी तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है। और जो सपोर्ट मिल रहा है वो क्लियरली IT स्टॉक से है। TCS टॉप गेन है, टेक महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प, इन्फोसिस, HCL टेक। अगर टॉप 5 शेयर्स देखेंगे तो शुरुआती 4 नाम तो IT स्टॉक्स के ही नजर आ रहे हैं। और यही नहीं, इस बीच मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी काफी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अभिषेक, आप बताइए किस तरह का एक्शन है इस वक्त मार्केट में? बिल्कुल पूजा, जैसा कि आप कह रहे हैं कि IT शेयरों का पूरा डोमिनेट वो दिख भी रहे हैं। TCS से 3.5% ऊपर है, निफ्टी का टॉप गेनर है। आप अगर वायदा के शेयर देखेंगे तो वहां पर आपको कोफोर्स देखेगा, 6-6.5% की तेजी वहां पर है। निफ्टी IT 1 महीने की ऊंचाई पर है और आज सभी के सभी 10 शेयर आज तेजी दिखा रहे हैं। अगर आप इंडेक्स को देखेंगे तो निफ्टी 19,800 के भी दर्शन आज करा दिए। 20,000 अब कुछ ही दूर रह गया है। निफ्टी मिड कैप की बात करें, रिकॉर्ड ऊंचाई पर। निफ्टी स्मॉल कैप रिकॉर्ड ऊंचाई पर। और ये ऊंचाई मेंशन करना जरूरी इसलिए क्योंकि हमने एक करेक्शन देखा था और कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े होने शुरू हो गए थे, क्या अब जो दौर चला है स्मॉल कैप का, मिड कैप का, क्या वो ओवर हो गया है? क्या वैल्यूएशन वाला कंफर्ट अब नहीं रहा और कुछ समय के लिए उनसे दूर हो जाना चाहिए? लेकिन आप देखिए बाजार में अभी भी जोर काफी ज्यादा है। आज फिर से रिकॉर्ड ऊंचाई बनी है इन दोनों के दोनों इंडेक्स में। निफ्टी IT की बात करें 1 महीने की ऊंचाई पर है। निफ्टी ऑटो रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। निफ्टी रियल्टी की बात करें, लगातार शेयर चल रहे हैं और क्या मझोले, क्या दिग्गज सारे के सारे शेयर चल रहे हैं, 15 साल की ऊंचाई पर है। लेकिन IT की कहानी आज बिल्कुल अलग है। आज हमने देखा था कि TCS में तो खबर भी है बायबैक का, 4,150 रुपए के प्राइस का ऐलान हुआ है, 17,000 करोड़ की साइज है। तो एक वो ट्रिगर है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से हमने अमेरिका में इन्फ्लेशन के अच्छे नंबर्स आते हुए देखे हैं, उम्मीद से कम रहा वहां पर महंगाई दर, और उसके चलते हमने नेस्डेक में उछाल देखा। और उसका अब कह सकते हैं कि रब ऑफ इफेक्ट जो है वो भारतीय बाजारों पर आ रहा है। खासतौर से IT शेयरों को हम बहुत तेजी से चलते हुए आज देख रहे हैं। अब TCS, इन्फोसिस समेत जो IT स्टॉक्स हैं टॉप 4 के, अगर आप उनका ही अगर वेटेज के आधार पर अगर पॉइंट वाइज कंट्रीब्यूशन निकालेंगे तो जो अभी 150 अंकों पर आपको निफ्टी दिख रहा है, आधा का आधा योगदान आज IT स्टॉक से ही है। तो ये आज एक कमाल की तेजी में IT स्टॉक्स में दिख रहे हैं। लेकिन IT ही नहीं, आप रिलायंस को मत भूलिए। रिलायंस ने आज यहां पर शुरुआत की, 2350 रुपए का स्तर था, लेकिन वहां से भी अपनी पोजीशन को कहीं ना कहीं कंसोलिडेट किया है और रिलायंस अब 2375 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। आज सुबह हम बातचीत कर रहे थे तो ये निकल के आ रहा था कि अगर 2360 के ऊपर निकला और निकल के उसको टिकाने में कामयाब रहा तो फिर 2400 के भी दायरे खुल जाएंगे। तो आज बाजार बेहतरीन तेजी, लगातार चौथा सत्र, और हम ये कह सकते हैं कि IT के बदौलत ये तेजी जरूर है। जरा इसको समझेंगे कि क्या और भी कहीं मौके आपके लिए बन रहा है। हालांकि एक और चीज थी, शुरुआत में हमने देखा था कि बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व कमजोरी पर शुरुआत हुई थी, लेकिन क्या कमाल की रिकवरी वहां पर। RBI ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, कंपनी ने कहा है कि बहुत गंभीर नहीं है, वो रिस्ट्रिक्शंस का पालन भी करेंगे और जो भी करेक्टिव मेजर्स हैं वो लेंगे। लेकिन कमाल की रिकवरी। बजाज फिनसर्व आपको इस वक्त दिखेगा 2.25% ऊपर, बजाज फाइनेंस में 3.5-4% के आसपास की रिकवरी लोअर लेवल से आके अब ये शेयर भी 1.5% ऊपर कारोबार कर रहा है, 7,330 के आसपास। तो जरा बाजार को यहां से और समझते हैं कि किस तरह से देखें मौके आखिरी के घंटे में कहां पर बनेगा। हमारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं। नागराज शेट्टी हमारे साथ हैं, जय पटेल हमारे साथ हैं और अक्षय भागवत हमारे साथ हैं, और फंडामेंटल नजरिया समझाने के लिए राजेश अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया, स्वागत है ET नाउ स्वदेश पर। शुरुआत आपसे करेंगे राजेश जी। IT स्टॉक्स की तेजी को आप किस तरह से देख रहे हैं? पहले IT की बात कर लेते हैं, फिर बाजार की बात करेंगे और लेवल्स को जरा इंडेक्स से समझेंगे। क्या आपको लगता है कि ये सस्टेनेबल है? यूएस में इन्फ्लेशन एक बढ़िया ट्रिगर तो है,
लेकिन आपको क्या लगता है कि जो भी एक ऊहापोह की स्थिति थी, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति थी, अब वो दूर हो गई है और कम से कम ये तेजी कुछ दिन तो चलेगी? गुड आफ्टरनून आशीष जी, और भी बाकी पैनल में जो मित्रगण है सबको नमस्कार। आपने सही कहा कि आज आईटी में एक आश्चर्यजनक रूप से तेजी चल रही है, लेकिन पॉजिटिव साइड में ये आश्चर्य है मैं कहूँगा। और इसमें कोई एक बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कई दिनों से अंडर परफॉर्म कर रहा था। इस बात के मद्देनजर के लोगों को ऐसे लग रहा था कि यूरोप और यूएस में उनमें कटौती आएगी खर्चों में, आईटी के खर्चों में, जिस कारण से हो सकता है इनके ऑर्डर्स वगैरह में कमी आए। लेकिन जो दूसरी तिमाही के नतीजे आए वो बहुत संतोषजनक आए, दिग्गज कंपनियों के खास करके ऑर्डर इनफ्लोस बना हुआ था, ऐसी कोई दिक्कतें वहां नजर नहीं आ रही थी। और मैं समझता हूँ कि यूएस से जो आंकड़े वगैरह आए हैं इस वक्त, उसे देखते हुए आईटी जो कि बहुत अंडर वैल्यूड हो गया था, कैचअप का एक दौर चल रहा है। दूसरे टीसीएस ने कल रिकॉर्डेड अनाउंस कर दी अपने बायबैक की। तो ये सारी चीजें मिलजुल करके आईटी पे एक एक्सीलेटर का काम किए, और वहां से ये चलने लगा। न केवल दिग्गज बल्कि आप देखो तो कुछ मिड कैप आईटी में भी अच्छा रुझान बना हुआ है। और हमारा अपना ये मानना है कि टीसीएस और इन्फोसिस ये दो ऐसे स्टॉक है जो कि अपने वैल्यूएशन से बहुत कम दामों में मिल रहे हैं, और किसी के मध्यम से अवधि लंबी अवधि का नजरिया हो तो यहाँ बिल्कुल उन्हें निवेश करना चाहिए। टीसीएस, इन्फोसिस अभी भी आकर्षक है और आप लंबी अवधि के लिए यहां पर दांव लगा सकते हैं। एक व्यू इंडेक्स पर लेते हैं 19,850, 4 दिन में 450 अंकों की तेजी हो गई है। अक्षय, आप इस तेजी को कैसे देख रहे हैं और क्या आपको लगता है कि यहां से भी स्टीम बाकी है? क्या जो भी रेजिस्टेंस थे बाजार उसको पार करके अब फिर से एक नई तेजी की राह पर चल पड़ा है, या कुछ हर्डल्स हैं बाजार के लिए? और आखिरी घंटे में किसी को अगर इंडेक्स में कोई ट्रेड लेना हो, निफ्टी में या बैंक निफ्टी में, क्या वो बनता है? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, दर्शकों को नमस्कार और पैनलिस्ट को भी। तो निफ्टी अभी जिस स्तर के आसपास ट्रेड हो रहा है वो एक छोटा सा स्टॉप और रेजिस्टेंस कहूंगा मैं। ये स्टॉप और रेजिस्टेंस कहूंगा क्योंकि ये अगर आप कुछ ट्रेडिंग सेशन पहले देखे, अक्टूबर में देखे रादर, तो एक स्विंग हाई था जहां से काफी सेलिंग का दबाव बना था निफ्टी में। तो जाहिर सी बात है शायद कल एक बार निफ्टी 850, 870 के आसपास एक बार स्टॉप ओवर करे। ये स्टॉप ओवर टारगेट है, इसका मतलब कोई बड़ा रिवर्सल नहीं है, आगे जाके तेजी होनी है। पर यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि आप निफ्टी छोड़ के आप स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में बाइंग जारी रखिए, क्योंकि स्टॉक्स में बहुत ही तगड़ी मोमेंटम देखने को मिल रही है। यहाँ पे मेरा मानना है कि आज तो आईटी का दिन था, अभी आगे जाके शायद बैंकिंग और ऑटो, ये दो सेक्टर मेरी नजर में है जहां पे काफी तेजी से एक ट्रेडिंग का बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो अगर बीटीएसटी करना है तो आप बैंकिंग या ऑटो सेक्टर में ध्यान दे, ये मेरी राय रहेगी। बैंकिंग और ऑटो सेक्टर पर राय दीजिए। बिल्कुल, और ऑटो स्पेस में भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी तेज़ी इस पर देखने को मिल रही है। हीरो मोटोकॉर्प अब यहाँ पर अच्छी तेज़ी है, 3.5% से ज़्यादा की मजबूती हीरो मोटोकॉर्प में आ चुकी है। रिएक्शन अभी दे रहा है स्टॉक, लेकिन सुबह ही खबर आ गई थी, केवल 32 दिनों में ही हीरो मोटोकॉर्प ने करीब 1.5 मिलियन यूनिट की बिक्री कर दी थी। इस तरह की यहाँ पर खबरें निकल कर आ रही थी, यानी कि लगभग 14 लाख से ज़्यादा यूनिट्स की रिकॉर्ड बिक्री फेस्टिव सीजन में देखने को मिली थी। वैसे तो ये खबर सुबह ही थी, लेकिन अब देखिए धीरे धीरे करके जिस तरह से बाजार में तेज़ी आ रही है, बड़े लार्ज कैप स्टॉक्स चल रहे हैं, ऑटो स्टॉक्स में तेज़ी आई है, हीरो मोटोकॉर्प अब अपने दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है। नागराज जी, क्या सजेस्ट करेंगे आप? हीरो मोटोकॉर्प में क्या कोई ट्रेड लेना चाहिए इन स्तरों पर? कई दिनों की एक रेंज बाउंड एक्शन के बाद आज हीरो मोटो में एक अपसाइड ब्रेकआउट की अटेम्प्ट तो दिखने को मिली है। मेरे ख्याल से एक चाल भी एक पॉजिटिव लग रहा है। इधर से अराउंड 3300 के ऊपर एक अच्छा खासा बढ़त दिखने को मिलेगी, और आगे वाले दिनों में अराउंड 3450 के आसपास जो रेजिस्टेंस है उधर तक जा सकती है। तो ये है सलाह इस स्टॉक पर। अब चलिए, सभी एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एक एक करके उनके ट्रेडिंग पे भी दिखते हैं आखिरी एक घंटे में वो कहाँ पर मौके देख रहे हैं। जय, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे, आप बताइए आपकी अभी की ट्रेडिंग कॉल्स। जो पीक रहेगा वो आईसीआईसी प्रू पर रहेगा। आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ पर देखे तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है, जो मूविंग एवरेजेस का कंसेशन था उसके ऊपर
और जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था 9 नवंबर को जो आया था 540 का, उसके ऊपर आज स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो 551 के अराउंड बाय करने की सलाह होगी। यहाँ से हम देखें तो टारगेट के तौर पर मुझे लग रहा है ये स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, तो 579 वुड बी एन आइडियल टारगेट। यहाँ से देखिए जो अराउंड 579 जो 26 नवंबर का, सॉरी 26 अक्टूबर के वहां पर एक प्लेस हुआ था रेजिस्टेंस, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है। स्टॉप लॉस के तौर पर हम देखें तो 534 वुड बी एन आइडियल स्टॉप लॉस, जो मूविंग एवरेजेस का कंजेशन था उसके एंड पर प्लेस होता हुआ दिख रहा है। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पहला पिक रहेगा। दूसरा जो पिक रहेगा वो थोड़ा कैश स्टॉक होगा सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग पर। सो सालासर पर हम देखें तो अराउंड 48.65 के अराउंड अभी ट्रेड कर रहा है। आज के दिन में ब्रेकआउट काफी स्ट्रॉन्ग आया। ये स्टॉक में अच्छी बात यह है कि सपोर्ट काफी स्ट्रॉन्ग है, 45 के अराउंड यहाँ पर एक सपोर्ट है, तो स्टॉप लॉस भी वही जगह पर हम रखेंगे अराउंड 46.40, जो अराउंड 200 डे मूविंग एवरेज का एंड पॉइंट भी है, तो 46.40 वुड बी स्टॉप लॉस। और टारगेट के तौर पर 52.7 का टारगेट रख के ये स्टॉक में हम ट्रेड कर सकते हैं। आज के दिन का जो ब्रेकआउट है वो काफी क्रूशियल था ये स्टॉक पर। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और सालासार, ठीक है, ये दो शेयर जय के रडार पर। नागराज, आपके लिस्ट में क्या है, क्या आप क्लोजिंग के लिए ट्रेड करने की सलाह देंगे? जी हाँ, मार्केट में एक शानदार अपसाइड मोमेंटम दिखने को मिला है लास्ट कई एक आध दो सेशन से। और मैं कहता हूँ कि ये मिड कैप ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स लाइक मिड कैप और स्मॉल कैप में भी एक अच्छे खासी बढ़त आउट परफॉर्मेंस अगेंस्ट बेंचमार्क इंडेक्स एक दिखने को मिला है। मेरे ख्याल से मैं मिड कैप और स्मॉल कैप के बीच में एक स्टॉक देना चाहूंगा। फर्स्ट वन इज पॉलिसी बाजार। आप चार्टिकली देखोगे पॉलिसी बाजार में एक अच्छा खासा एक अपसाइड दिखने को मिला था, अपसाइड बाउंस। वो अराउंड 200 डे ईएमए के आसपास से 670 के आसपास से एक बॉटम रिवर्सल होकर एक स्टॉक में एक अच्छा खासा बढ़त दिखने को मिला है। अराउंड 785 के आसपास ट्रेड हो रहे हैं, इधर से बाई कर सकते हैं। उसका अपसाइड टारगेट रहेगा अराउंड 835 तक, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 755 का। मेरा दूसरा स्टॉक है डेयरी, इसमें दोडला डेयरी लिमिटेड। वो चार्टिकली एक रेंज बाउंड एक्शन के बाद एक अपसाइड ब्रेकआउट देने की कोशिश किया है लास्ट दो सेशन से। एक ट्रायंगल पैटर्न का एक दमदार ब्रेकआउट भी दिख सकते हैं हम लोग, इवन अलोंग विद द एक्सपेंशन इन वॉल्यूम। इसका आरएसआई भी एक अच्छा खासा एक संकेत दे रहे हैं, आगे वाले दिनों में और भी बढ़त दिखने को मिल सकता है। मेरे ख्याल से अराउंड 825 के आसपास ट्रेड हो रहा है इधर से। इसका अपसाइड टारगेट रहेगा 875 का, और स्टॉप लॉस रहेगा 795 का। स्टॉप लॉस 795 का डोडला डेयरी के लिए खरीदने की सलाह है नागराज की तरफ से। और दूसरा जो शेयर है इनके पास वो है पीबी फिनटेक का, नागराज की तरफ से। अक्षय, आखिर में आपके पास आएंगे, आपके लिस्ट में क्या है? मान के चले कि दोनों के दोनों तेजी के ही सौदे हैं। तेजी का मार्केट है, तेजी के सौदे हैं। तो पहला स्टॉक है कोटक बैंक। कोटक बैंक प्राइवेट बैंक स्पेस में एक पॉसिबल रिवर्सल कैंडिडेट हो सकता है। बहुत ही अंडर परफॉर्मर रहा है काफी कुछ महीनों में, हालांकि जब भी बैंक निफ्टी में बहुत ही बढ़िया मूव किया था। मेरा मानना है कि कोटक बैंक एक पॉसिबल रिवर्सल कैंडिडेट है, जहां पे स्ट्रॉन्ग डेरिवेटिव के बाय एडिशंस देखने को मिल रहे हैं। तो करंट रेट पे आपको बाय करके चलना है कोटक बैंक फॉर टारगेट ऑफ अराउंड 1818 ऊपर में 1818 से 1831, ये आपके दो टारगेट्स रहेंगे। स्टॉप लॉस बना के चले 1749 का। और जो दूसरा ट्रेड है मेरा वो है ऑटो क्षेत्र से मारुति। अभी आप ऑटो में देखिए बहुत बढ़िया मोमेंटम पिकअप करा है, और मारुति ने अभी तक जस्ट स्टार्ट करा है मोमेंटम पिकअप। गए आधे घंटे में थोड़ा लॉन्ग एडिशंस देखने को मिला है डेरिवेटिव सेगमेंट में। ओटीएम कॉल्स में काफी एक्टिविटी पिकअप हो रहा है बाइंग की तरफ। तो मारुति आपको बाय करना है फ्यूचर्स में या स्पॉट में करंट रेट में। टारगेट आप बना के चले इसमें करीबन ऊपर में 10,800 तक, और स्टॉप लॉस बनाइए 10,350 की। ठीक है, 10,800 का टारगेट, 10,350 की स्टॉप लॉस। और दूसरा इनका शेयर है वो है कोटक बैंक का। दोनों के दोनों दिग्गज, अक्षय ने दोनों बड़े शेयर चुने हैं, मतलब ट्रेड के लिहाज से कन्विक्शन दिखाता है कि बाजार पर आपका कन्विक्शन कितना मजबूत है। लेकिन राजेश जी, आपसे एक सवाल, नहीं, बाजार से थोड़ा सा अलग है। आपके शहर में सर आज मैच हो रहा है, आपकी इच्छा नहीं हुई मैच देखने की? आज कितना दूर है आपके घर से सर ये स्टेडियम, ईडन गार्डन्स? सर घर से कहा जाए तो 1 किलोमीटर की दूरी में है।
सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी बस पे है। तब तो बस। खैर अभी तो बड़ी खामोशी है वहां पे, तो आवाज नहीं आ रही होगी वहां से। नहीं, मैं ऑफिस में हूँ सर, तो ऑफिस से थोड़ी दूर पड़ता है, बट घर बहुत नजदीक है उसके, और मेरे घर से कई मेंबर जी। जा रहे हैं, तो ठीक है। हम्म, ठीक है। वैसे बड़ा शांत माहौल है, और मतलब कल का मैच तो बड़ा ही धमाकेदार था, भारत और न्यूजीलैंड बड़े का। दफे मतलब का। जो उम्मीद करके फैंस गए होंगे वो उनको मिला होगा, लेकिन आज बड़ा थोड़ा सा उम्मीद करके लोग ये चल रहे हैं, मतलब चाहते लोग ये हैं कि साउथ अफ्रीका जीते और इंडिया साउथ अफ्रीका में फाइनल हो, लेकिन शायद अभी तक का जो मैच चला है शायद वो देख के लग नहीं रहा है। लेकिन राजेश जी, आपसे जरा ना व्यू चाहिए टीसीएस के साथ साथ टीसीएस के बायबैक को लेकर भी। बायबैक पर पूरा का पूरा फोकस है। 17,000 करोड़ का साइज है, 4,150 रुपए का प्राइस है। क्या आप इसमें शेयर टेंडर करने की सलाह देंगे? एक तो ये सवाल ये हो गया। दूसरा एक और चीज़ है, बहुत सारे लोगों की टेंडेंसी ये होती है ना कि शेयर खरीद लिया, उसके बाद उसको टेंडर कर दिया, तो थोड़े क्विक फास्ट थोड़े से पैसे बनाने का तरीका ये भी होता है। लेकिन क्या ये स्ट्रेटजी ठीक होगी? जी बिल्कुल ठीक होगी, खास करके खुदरा निवेशकों के लिए जहां पर 2 लाख की लिमिट बनी हुई है। तो मेरे हिसाब से आप अगर 48 शेयर लेते हो तो वहां टेंडर कर दो, और अगर आपका 4150 रुपए में आधे भी जाते हैं तो बाकी जो बचती है उसकी कॉस्टिंग बहुत कम हो जाती है। तो डेफिनेटली वो आपको थोड़े अगर रखना भी पड़े, तो एक तो कंपनी बहुत शानदार है, नंबर्स अच्छे आए थे, और आगे आने वाली फ्यूचर ग्रोथ के हमें कोई चिंता है नहीं, मैनेजमेंट शानदार है, और वो स्टॉक अगर आपके रह भी जाता है तो आपको उतनी चिंता करने की बात नहीं है। और वैसे ये अधिकतर देखा गया है कि कई बार पूरे शेयर्स खुदरा निवेशकों के निकल जाते हैं, कई बार थोड़े 50-60% तक निकल जाते हैं, तो जो बच भी जाएगा उसकी कॉस्टिंग बहुत कम हो जाएगी। खुदरा निवेशकों के लिए खास करके ये सलाह रहेगी कि उसमें पार्टिसिपेट बिल्कुल करें। तो ये है सलाह टीसीएस पर। इस बीच कुछ और भी स्टॉक्स में यहाँ पर एक एक्शन दिख रहा है। केपीआईटी, टाटा एलेक्सी, एलएनटी टेक। अब इसमें कॉमन ये है कि इन तीनों पर एक रिपोर्ट आई थी जेपी मॉर्गन की सुबह। ऑटो ER&D सर्विसेज यानी कि इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज पर जेपी मॉर्गन ने ये रिपोर्ट जारी की थी, और उनका कहना था कि इन कंपनियों पर मैक्रो इकोनॉमी की जो चिंता थी वो ज़्यादा इन कंपनियों पर नहीं देखने को मिली है, और इस वक्त निवेश के लिए काफ़ी सही समय है। अगर आप इस सेक्टर पर नज़र रखते हैं तो ये 3 कंपनियां अच्छी लग रही हैं, जो कि ऑटो, ER&D सर्विसेज में इनका एक्सपोजर है। केपीआईटी टेक देखिए, वैसे तो सुबह से ही तेज़ी थी, लेकिन अब 5% ऊपर आ चुका है। एक बार आपको टाटा एलेक्सी भी दिखाते हैं, वहाँ पर भी अच्छी तेज़ी इस वक्त नज़र आ रही है, करीब 3% ऊपर ये स्टॉक। और एलएनटी टेक भी आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। राजेश जी, एक बार इस स्पेस को लेकर भी आपसे व्यू लेना चाहेंगे, और आपको कौन सी कंपनी अच्छी लग रही है? देखिए, तीनों ही कंपनियां अच्छी हैं, और साथ में मैं ये जोड़ दूं कि अगले हफ्ते तक वो टाटा टेक का आईपीओ भी आ जाएगा। वो भी लगभग सेम सेक्टर में काम करता है, तो मुझे लगता है कि सेक्टर में खास करके जब तक वो आईपीओ चल रहा है थोड़ा रुझान पॉजिटिव ही बना रहेगा। लेकिन निवेश की अगर सलाह दी जाए तो मैं समझता हूँ केपीआईटी टेक में एक बार ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मध्यम से लंबी अवधि में आपको अच्छे पैसे दे सकता है। नंबर्स बहुत अच्छे आए थे, ऑर्डर बुक उनकी अच्छी है, और जो क्लाइंट प्रोफाइल है वो बहुत ही शानदार है। मैं समझता हूँ ये तीनों जो ऑलरेडी लिस्टेड है, इसमें केपीआईटी बेहतर बैठ रहा है। 1800 रुपए के टारगेट आने वाले 1 साल में बिल्कुल हो सकते हैं। एक साल में 1,800 रुपए तक के टारगेट से केपीआईटी टेक उस दौर में भी चला था जब बड़े जो आईटी शेयर थे या तो वो नेगेटिव रिटर्न दे रहे थे या फिर कंसोलिडेशन में चल गए थे। उसमें चमकता हुआ सितारा था, और अभी भी कन्विक्शन इस पर राजेश जी का है। 1800 के टारगेट्स के लिए 1460 रुपए के आसपास के फिलहाल प्राइस है, यानी कि यहां से भी 20%, जो कि एक हेल्दी हम ग्रोथ कहेंगे केपीआईटी टेक के लिहाज से। लेकिन अब ये जान लेते हैं कि ऑप्शंस में कहां पर आपके लिए मौके बन रहे हैं, और लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन। रत्नेश गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं ऑप्शंस के चैंपियन लेकर। रत्नेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। बताइए आज क्या ट्रेड करें? वेरी गुड आफ्टरनून। मुझे ऐसा लगता है कि जाइडस लाइफ में काफी अच्छा सेटअप बन रहा है, तो इसमें 2 दिन के लिहाज से 640 का कॉल
लेने की सलाह रहेगी 10 रुपए के आसपास में। 4 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट जो मुझे लगता है वो 18 रुपए तक का बनेगा। तो इसमें जो मैक्सिमम लॉस होगा वो 5,400 तक का हो सकता है, जो प्रॉफिट होगा वो 7,200 तक का होगा। ठीक है, सिंपल, बिल्कुल साधारण आपके लिए रणनीति है, लेकिन असाधारण आपको इसमें पैसे बन सकते हैं। ज़ायडस लाइफ की 640 वाली कॉल खरीदनी है 10 रुपए पर, स्टॉप लॉस 4 रुपए, लक्ष्य 18 रुपए और अधिकतम मुनाफा होगा 7,200 रुपए का और अधिकतम नुकसान होगा 5,400 रुपए का। रत्नेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन रणनीति हमारे दर्शकों को सुझाने के लिए। लेकिन बाजार में आज ना कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो चमक रहे हैं और बहुत समय के बाद आज हम देख रहे हैं कि बॉश के शेयर में शानदार तेजी है। पिछली बार 4-5% कब ऊपर दिखा होगा अंदाजा नहीं, लेकिन इतने बड़े साइज का शेयर है, फिर भी आज हम देख रहे हैं कि ये शेयर ट्रेड कर रहा है करीब करीब 5% ऊपर, 20,600 रुपए के आसपास के भाव हैं। राजेश जी, जरा बॉश पर राय दीजिए, क्योंकि आज ये दूसरा सत्र है। वैसे तो इतनी बड़ी साइज के जो शेयर होते हैं, बॉश हो गया, 3M हो गया, हनीवेल हो गया, जो मल्टीनेशनल्स हैं, तो रिटेल निवेशक शायद उसको ट्रेड के लिहाज से हाथ ना लगाते हों, लेकिन किसी को निवेश करना ही हो, अगर किसी को अगर भाव देख के कुछ मौके अगर दिख रहे हों, आप क्या सलाह देंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपने सही कहा कि जो 5 फिगर के स्टॉक हो जाते हैं, 4 फिगर के, वहां पे नॉर्मली खुदरा निवेशक आना नहीं चाहते। तो ये एक दिक्कत की बात है, लेकिन मैं खुदरा निवेशकों को एक सलाह देना चाहूंगा कि अब ये डीमैट का जमाना है। अच्छे शेयर आप एक सिंगल शेयर भी खरीद सकते हो, तो ये चिंता ना करें कि ये 20,000 का है या 30,000 का है या हमारे लाख रुपए का है। तो अच्छे शेयर अगर हैं और अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं तो बिल्कुल निवेश करना चाहिए और बॉश उस कैटेगरी में आता है। अभी थोड़ी देर पहले ऑटो की बात चल रही थी, जहां ये कहा जा रहा था कि नंबर बेहद अच्छे आए, लगातार अच्छे नंबर आ रहे हैं। तो उन सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि बॉश जैसी कंपनियां बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी आने वाले दिनों में। और बिल्कुल यहाँ कोई भी गिरावट हो, लंबी अवधि का निवेश हो, मैं नहीं कहता कि इसमें ट्रेड की कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, क्योंकि वॉल्यूम थोड़े से ड्राई होते हैं, लेकिन लंबी अवधि के लिए बिल्कुल यहाँ निवेश करना चाहिए। की अवधि में निवेश करने की सलाह ऑटो सेक्टर से जुड़ी कंपनियां, ऑटो एंसिलरी कंपनियों पर भी आप इस बीच नजर रख सकते हैं। काफी सारी कंपनियों को लेकर हमने अभी चर्चा भी की है। चलिए कुछ और भी स्टॉक्स पर नजर डालते हैं जहां पर की एक्शन है। मिड कैप स्पेस में ही डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर एक बार नजर डाल लेते हैं। 3% ऊपर अब आ चुका है ये स्टॉक। नागराज जी, क्या सजेस्ट करेंगे? डिक्सन टेक में क्या कोई ट्रेड नजर आ रहा है आपको? बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न है डिक्सन का। इसमें जब जब उसके अच्छे खासे बढ़त के बाद कंसोलिडेशन मूवमेंट दिखने को मिला है, रेंज बाउंड एक्शन दिखने को मिला है, ज्यादा कुछ शार्प डिक्लाइन तो नहीं दिखा है। वैसे ही एक रेंज बाउंड एक्शन के बाद लास्ट 7-8 दिन के रेंज के बाद एक अपसाइड बाउंस देने की कोशिश की है। चार्ट पैटर्न पॉजिटिव है। मेरे ख्याल से इधर से और भी एक अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा अराउंड 5650 के आसपास। 5,055 के आसपास का रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है डिक्सन टेक में, तो यहाँ पर आप नज़र रखिए। टाइटन पर एक बार राय ले लेते हैं। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर कारोबार कर रहा है ये शेयर, और अभी 2% ऊपर दिन के ऊपरी स्तर पर अभी भी ये ट्रेड कर रहा है ये शेयर। अक्षय, क्या करना चाहिए टाइटन में? टाइटन अभी जो लेवल पे ट्रेड हो रहा है वो टेक्निकल पे एक ब्रेकआउट का लेवल है, ऑलमोस्ट ब्रेकआउट के कगार पे है। तो 3355 3360 पकड़ जाए, ब्रेक कर जाए तो बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अपटिक मिलेगा, जहां पे आपको 3450 तक टारगेट बनते हुए दिख रहे। तो मोमेंटम चेज करना है आपको तो थोड़ा वेट कर लीजिए एक दिन, आप ब्रेकआउट के बाद पार्टिसिपेट करें। अगर आपका नजरिया एक 10 से 15 ट्रेडिंग सेशन में है तो जरूर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। अगर कल भी अगर नहीं हो पाता ब्रेकआउट तो अगले हफ्ते हो जाएगा। तो व्यू पॉजिटिव है टाइटन में। मैं 3450 से लेके 3500 का टारगेट लेके चल रहा हूँ। सपोर्ट बेस है इसका अभी 3260 का। तो बाय की राय रहेगी टाइटन में। मीडियम टर्म से बाय करना है तो करंट रेट पे बाय कर सकते हैं। मोमेंटम में पार्टिसिपेट करना है तो 3360 के ऊपर बाय में पार्टिसिपेट करें। ठीक है, टाइटन को लेकर ये व्यू। लेकिन जय, आपसे ना रियल एस्टेट स्टॉक्स पर व्यू चाहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो इंडेक्स है 15 साल की ऊंचाई पर है।
लगातार अच्छे नंबर्स आए, प्री सेल्स के बढ़िया डेटा कंपनियों ने जारी किए और दिग्गज शेयरों के साथ साथ मिड कैप वाले ये स्टॉक्स भी खूब चले हैं। आप डीएलएफ को देखिए, ऑलमोस्ट 100 रुपए की एक तरफा रैली हमने शेयर में देखी है, 525 रुपए से लेकर अब 625 रुपए के ऊपर जाकर ये शेयर कारोबार कर रहा है। कहीं आपको अच्छे आकर्षक मौके दिख रहे हैं क्या? इसको लेकर जा सकते हैं कल के लिए? सो अभिषेक जी, थोड़ा मुझे लग रहा है कि डीएलएफ और ओबेरॉय रियल्टी में सब में तेजी काफी स्ट्रांग हो गई और वीटीएसटी के लिए काफी ठीक है, बट ओवरऑल इन्वेस्टिंग के लिए थोड़ा हम लैगार्ड हो गए अभी, क्योंकि जो रैली आनी थी थोड़ी आ गई है अभी। किसी को इन्वेस्ट करना तो थोड़ा लॉन्ग टर्म हो जाएगा, बट ओवरऑल बीटीएसटी के लिए मुझे लग रहा है ओबेरॉय रियल्टी, डीएलएफ, इवन शोभा, तीनों स्टॉक्स मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं। इफ आप अनंतराज लिमिटेड के भी स्टॉक देखें तो वहां पर कंटिन्यूसली 52 वीक हाई बनते जा रहे हैं, टार्क है। सो ये सब कंपनीज है जो रियल एस्टेट स्पेस में काफी बजिंग है अभी भी। टार्क की बात करें पर्टिकुलरली तो वो अराउंड 60 से अराउंड 110 आज के दिन में आ गया। अनंतराज कंटिन्यूसली हाई दिखा रहा है। शोभा की बात करें तो मुझे लग रहा है शोभा में भी काफी अपॉर्चुनिटी अभी दिख रही है कंपेयर टू डीएलएफ, बिकॉज ये अभी तक ज्यादा बढ़ा नहीं है। सो मुझे लग रहा है शोभा पर कल के दिन के लिए भी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो बाय करके जाना चाहिए यहाँ से। अराउंड बात करें तो अराउंड 891 की अभी प्राइस चल रही है। सो आई गेस 920 925 वुड बी एन आइडियल टारगेट, एक दो दिन के अंदर शोभा में दिख सकेगा। सेम टू सेम पैटर्न ओबेरॉय रियल्टी में भी बन रही है। सो ये सब स्टॉक्स है एज ए इन्वेस्टिंग और ऑल्सो इंटरडे ट्रेडिंग के लिए भी कल के दिन में भी मुझे लग रहा है ओबेरॉय रियल्टी वुड बी आइडियल स्टॉक जहां पर हमें ट्रेड करके भी जाना चाहिए। ओबेरॉय रियल्टी, शोभा, ये दो शेयर खासतौर से जय के रडार पर हैं। बढ़िया है, अच्छी बुनियाद है रियल एस्टेट स्टॉक्स की। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत छोटा सा, और उसके बाद लौटेंगे तो बीटीएसटी ट्रेड्स पर फोकस करेंगे और कल इवेंट्स कौन से अहम होंगे बाजार के लिए उस पर भी नजर डालेंगे। आप ही जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब चलिए फोकस करते हैं उन स्टॉक्स पर जहां पर की खबर है उसके चलते एक्शन देखने को मिल रहा है, और फोकस है वर्क हार्ड पर। यहां हम देख रहे हैं कि काफी शानदार तेजी देखने को मिल रही है। इससे जुड़ी क्या हलचल है, क्या अपडेट्स हैं, और ब्रोकिंग हाउसेस के में किस तरह की चर्चा हो रही है स्टॉक को लेकर, ये बात समझ लेते हैं। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। शरद बताइए। जी बिल्कुल, वॉकहार्ट जो है फोकस में रहने वाला है और हमारी जो है डीलर से बातचीत हो रही है, वहाँ पता चल रहा है कि स्ट्रॉन्ग एचएनआई बाइंग देखने मिल रही है। अब कंपनी के जो वॉल्यूम्स की बात करें आज के ट्रेडिंग के, तो ऑलमोस्ट 16 टाइम्स उनके 20 डे एवरेज पे वॉल्यूम्स आ रही है। और अगर स्टॉक के इंट्राडे जंप के बारे में बात करें तो ये सबसे बेस्ट इंट्राडे जंप है ऑलमोस्ट 3 साल में। ओवरऑल Q2 नंबर्स जो आए थे 2 दिन पहले, उनमें बहुत स्ट्रेंथ दिखी थी। जो ऑपरेशनल होती है कामकाजी मुनाफा, उसमें एक अच्छा मूवमेंट देखा था। और लॉसेस सीक्वेंशियली और ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों एंगल से जो है लॉसेस करेक्ट किए हैं, कम हुए हैं। और इम्पॉर्टेंटली एनालिस्ट कह रहे हैं कि कंपनी जो है एक टर्न अराउंड की जो स्ट्रैटेजी है उस पर फॉल कर रही है। और लास्टली एक चीज़ और बताऊंगा कि रेखा राकेश झुंझुनवाला का भी इस कंपनी में लगभग 2% स्टेक है और स्टॉक में जो है अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। और कुछ कुछ ब्रोकिंग हाउसेज भी अच्छे टेक्निकल कॉल्स दे रहे हैं, तो इस स्टॉक को ज़रूर फोकस में रखिएगा। वर्क हार्ड देखिए 15% ऊपर आ चुका है। वैसे तो ये स्टॉक सुबह से ही ऊपर था, लेकिन अब शानदार तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। कंपनी का टर्न अराउंड हो रहा है ऐसा मानना है एनालिस्ट का, और कुछ एचएनआई बाइंग भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस वजह से यहाँ पर अच्छी तेजी है। एक बार टेक्निकल चेक ले लेते हैं। अक्षय, क्या सजेस्ट करेंगे आप वर्क हार्ड में? सुबह से ही तेजी में है, अभी भी बने रहना चाहिए स्टॉक में या फिर अब मुनाफा लेके निकल जाए? पैटर्न देखे तो बहुत ही आज एक एक्सप्लोसिव मूव देखने को मिला है।
तो मैं कहूंगा अगर ट्रेडिंग के लिए पोजीशन ऑलरेडी बनाई है तो एक बार आप मुनाफा वसूली कर ले, अगर आपका नजरिया 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन का हो। फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो थोड़ा सा डिप 300 का लेवल मिले तो री एंट्री करने के मौके मिलेंगे। अगर होल्ड करना है पोजिशनल 15 दिन के व्यू से तो 360 के टारगेट दिख रहे हैं। तो ओवरऑल एक पॉजिटिव चार्ट सेटअप है, बस फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा डिप के लिए वेट करें। 360 टारगेट इंटैक्ट मान के मैं चल रहा हूँ वोकहार्ट फार्मा में। ठीक है, वोकहार्ट के लिए 360 रुपए का लक्ष्य। आज हम देख रहे हैं कि आईटी के अलावा अगर कोई सेगमेंट आपको दिखेगा चमकता हुआ तो वो है हॉस्पिटल का और फार्मा का। डॉक्टर रेड्डी 2.5% ऊपर है, अपोलो हॉस्पिटल 2.5% ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। डॉक्टर रेड्डीज, इसमें आप अक्षय यहां से भी तेजी देख रहे हैं क्या? कैसा लग रहा है इसका स्ट्रक्चर आपको? फार्मा में देखे तो आज मोमेंटम फार्मा ने भी काफी दिन के बाद पिकअप करा है और डॉक्टर रेड्डी एक पॉसिबल रिवर्सल कैंडिडेट बनने की कोशिश में है। एक 5500 के आसपास इसका एक बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है चार्ट्स पे। डेरिवेटिव्स में भी देखे तो 5500 का पुट राइटिंग बेस काफी स्ट्रांग होते जा रहा है। तो एक रिवर्सल कैंडिडेट है, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर उछला है और मेरा मानना है कि 5700 तक इसमें आपको टारगेट नवंबर सीरीज में देखने को मिल सकते हैं। तो मैं एक पॉजिटिव व्यू लेके चल रहा हूं डॉक्टर रेड्डीज में। आपका स्टॉप लॉस अगर आपको बनाना है तो 5430 जो डे लो रहेगा वो पॉइंट आपका स्टॉप रहेगा और मैं बाय करने की राय दूंगा फॉर अ टारगेट ऑफ 5700। ठीक है, 5700 के टारगेट के लिए डॉक्टर रेड्डीज लाइव को खरीदने की सलाह है अक्षय की तरफ से। बाजार में ऊपरी स्तरों से हल्का सा प्रेशर हम देख रहे हैं क्योंकि निफ्टी है 19,800 के आसपास, 850 के स्तर हम देख रहे थे लेकिन थोड़ा सा नीचे आया है। आप अगर आईटी स्टॉक्स को देखेंगे उनकी पोजीशन बरकरार है लेकिन हीरो मोटो ने बहुत तेज कदम चलते हुए अब टॉप स्पॉट पे अपना कब्जा कर लिया है। सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर इस वक्त निफ्टी में है। निफ्टी बैंक ने अपनी तेजी थोड़ी सी गंवाई है, अब बिल्कुल सपाट कारोबार हो रहा है निफ्टी बैंक में। हालांकि हम देख रहे थे कि एचडीएफसी बैंक में स्ट्रेंथ बनी थी, उसके चलते हम तेजी बनते हुए देख रहे थे, लेकिन एचडीएफसी बैंक ऊपरी स्तरों से नीचे आया है। अब तक की जो चाल थी उसमें अच्छी खासी तेजी थी लेकिन अब ये 5-6 रुपए की मजबूती इसमें रह गई है, आधे % से भी कम की तेजी आज का आई है 1519 रुपए के आसपास का। तो निफ्टी बैंक को लेकर थोड़े से हम कह सकते हैं कि ऊपरी स्तरों से प्रेशर यहाँ बनता हुआ दिख रहा है। जय, हालांकि सुबह आज हम चर्चा कर रहे थे अगर वैसे हम देखें निफ्टी के मुकाबले अगर निफ्टी बैंक को तो शायद थोड़ा सा स्ट्रक्चर लंबी अवधि में थोड़ा सा बेहतर दिखे। आपको कुछ इंडेक्स में ट्रेड के मौके दिख रहे हैं इस वक्त? निफ्टी बैंक का अभी शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में मुझे निफ्टी काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। बट ओवरऑल थोड़ी लॉन्ग टर्म की बात करें तो बैंक निफ्टी में काफी मोमेंटम आ सकता है बिकॉज अभी जो बॉन्ड डील्स की न्यूज आ रही है, स्लोली स्टेडीली इन्फ्लेशन कूल डाउन हो रहा है। तो दिसंबर के बाद मुझे लग रहा है ज्यादा एक क्लैरिटी आएगी, वहां पर फेस्टिव सीजन खत्म हो जाएगा, वहां पर फेडरल रिजर्व की एक कमेंट्री आएगी। सो मुझे लग रहा है आफ्टर दिसंबर बैंक निफ्टी में ज्यादा फोकस होना चाहिए। और अभी के लिए कंपैरेटिवली देखे तो बैंक निफ्टी काफी फॉल भी हुआ था निफ्टी के कंपैरिजन में। तो बैंक निफ्टी एज अ वैल्यू बाइंग अभी सेक्टर मुझे काफी अच्छा लग रहा है कंपेयर टू रियल्टी एंड फार्मा बिकॉज वो सब ऑलरेडी बढ़ चुके थे। तो बैंक निफ्टी टेक्निकली भी काफी अच्छे पायदान पर बैठा हुआ है, सपोर्ट जोन नहीं तोड़ रहा। 44,000 अराउंड 44,060 की बात करें तो वो लेवल काफी अहम है, वो तोड़ नहीं रहा तो तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा बैंक निफ्टी में। बट ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से अभी के लिए देखना हो तो निफ्टी में ज्यादा फोकस होना चाहिए। बट मंथली एक्सपायरी के लिए अगर हम देख रहे हो दिसंबर की तो वहां पर बैंक निफ्टी का ज्यादा फोकस लग रहा है मुझे। ठीक है, निफ्टी बैंक को लेकर ये व्यू। लेकिन आज आप निफ्टी के अगर लूजर्स को देखेंगे तो पावर ग्रिड आपको सबसे ऊपर देखेगा, 1.25% नीचे है। लेकिन ये नीचे नहीं है, आप इसको ध्यान रखिएगा, ये डिविडेंड का एडजस्टमेंट है 4 रुपए का और आज उतना ही शेयर थोड़ा सा आपको ये कमजोर होता हुआ दिखाई देगा, 3 रुपए नीचे है, 207 रुपए के आसपास है। हालांकि जब बोनस इशू आया था उसके बाद हमने 200 के नीचे के भाव देखे, उसके बाद फिर से शेयर स्टेबल होकर 200 रुपए के ऊपर चला गया। अब राजेश जी एक बार पावर ग्रिड पर व्यू दीजिए और पावर ग्रिड के साथ साथ अगर आपको पावर स्पेस में कुछ और भी आकर्षक लग रहा हो उसको भी हाईलाइट कीजिएगा, क्योंकि ये ना बजिंग स्टोरी है और कहीं ना कहीं पावर की डिमांड जिस तरह से बनी हुई है, सरकार का भी फोकस है और आने वाले जो दिन है वो अच्छे ही लग रहे हैं। आपके एनालिसिस सर क्या कहती है और कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर अभी भी वैल्यूएशन का कंफर्ट है, जो सस्ते हैं अभी?
देखिए, आपने पहले तो सही कहा कि पावर की डिमांड बहुत बढ़ गई है। मर्चेंट पावर रेट्स देखेंगे तो अपने हाई लेवल्स के आसपास चल रहे हैं। सरकार का पुरजोर इस बात पे कोशिश है कि पावर की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाई जाए, और इन सब चीजों के चलते हुए पावर ग्रिड, आरईसी, पीएफसी, सब कई स्टॉक्स में हमने बहुत शानदार तेजी देखी। लेकिन अगर इस वक्त कहा जाए तो मैं समझता हूँ कि नई खरीदारी का मूड इस पे बनता नहीं है, क्योंकि वैल्यूएशन अगर आप देखें तो हिस्टोरिकली ये सारे स्टॉक 2, 3, 4 की पी पे ट्रेड किया करते थे, अब 6, 7 की पी पे ट्रेड करते हैं। डिविडेंड यील्ड भी जो 7, 8, 9% के आसपास बैठा करती थी, अब वो कम हो गई है। कुछ करेक्शन होता है, शानदार कंपनियां हैं, बिल्कुल निवेश करना चाहिए। इस वक्त अगर कहा जाए कि जहां वैल्यूएशन का कंफर्ट आ रहा हो, तो 2 स्टॉक है जो हमारी नजर में आते हैं। पहला सीईएससी का रहेगा। अगर आप देखो तो एक इंटीग्रेटेड पावर कंपनी है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन सारे कुछ है। जो इनके सब्सिडरीज में थोड़े लॉसेस हुआ करते थे, वहां भी अच्छी पकड़ हो गई है। कलकत्ता शहर में इनकी पूरी सप्लाई है। इसके अलावा भरतपुर में भी राजस्थान भरतपुर में भी ये सप्लाई कर रहे हैं, और वैल्यूएशन के लिहाज से अगर देखा जाए तो 10-12 की पी पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है वहां ध्यान देना चाहिए। और दूसरा स्टॉक टाटा पावर का रहेगा, जो प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी क्षमता के अनुसार कही जा सकती है। रिन्यूएबल में अच्छी बढ़त बनी हुई है, और वहां जो डेट रिडक्शन की कामयाबी चल रही है, और जिस तरीके से अंडर परफॉर्म किया है स्टॉक ने, एक वक्त की बात है जब ये कैचअप करे और 290-300 के लक्ष्य दिखाए। मैं समझता हूँ फंडामेंटली ये 2 कंपनियां बहुत स्ट्रांग है। टाटा पावर हमने देखा कि ये शेयर धीरे धीरे चल के अब 260 रुपए के आसपास आ गया है, आज भी इसमें तेजी है। और सीएससी, उसको राजेश जी बहुत अच्छे समझते होंगे, उनके शहर की ही ये कंपनी है, कलकत्ता से जुड़ी हुई है, और आज इसमें बढ़िया रौनक है। 95-96 रुपए के भाव हो गए, 5% की शानदार तेजी। और पावर स्पेस में हम ये कह सकते हैं कि आज ये बिल्कुल स्टैंड आउट एक तरह से ये शेयर दिख रहा है। लेकिन मणप्पुरम फाइनेंस में हम देख रहे हैं कि 3 दिन से लगातार बहुत ही शानदार तेजी है, 160 रुपए के आसपास के इसके भाव हो गए हैं। अक्षय, मणप्पुरम फाइनेंस, क्या सलाह देंगे? ये शेयर आपको कहां तक जाता हुआ दिख रहा है, कितना चलेगा अभी यहां से ये? मणप्पुरम फाइनेंस का चार्ट स्ट्रक्चर में देखूं तो आज एक पॉसिबल जो प्रायर पीक स्विंग हाई था उसको ब्रेक करा है अराउंड 150-155 के लेवल पे। तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है चार्ट स्ट्रक्चर में। तो इसका टारगेट एरिया करीबन 180 तक बन रहा है मीडियम टर्म के लिए, 15 से 20 दिन की अवधि के लिए। तो एक पॉजिटिव प्राइस स्ट्रक्चर है। तो 150 का बेसिंग आउट फॉर्मेशन दिख रहा है मुझे ये ब्रेकआउट के बाद। तो आप बाय कर सकते हैं, अगर है आपके पास तो होल्ड करके चले। 180 का टारगेट रहेगा। फ्रेश बाइंग पोजीशंस के लिए स्टॉप लॉस आप बनाइए 148 का। तो बाय की राय रहेगी, टारगेट एरिया रहेगा 180 का। 80 का टारगेट यहाँ पर आ सकता है मणप्पुरम फाइनेंस के लिए, तो उसके लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अब एक खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं। खबर आ रही है कि सरकार ईपीएफओ को रिडम्पशन फंड से इक्विटी में निवेश बढ़ाने की इजाजत दे सकती है। ईटी नाउ स्वदेश को सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि वित्त मंत्रालय सेंट्रल बोर्ड और ट्रस्टी के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकता है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश, बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार ईपीएफओ को इस बात की इजाज़त दे सकती है कि ईटीएफ में निवेश के ऊपर जो कमाई हो रही है उसको फिर से ईटीएफ में निवेश कर दिया जाए। इस मसले पर वित्त मंत्रालय और जो श्रम मंत्रालय है उसके बीच में चर्चा हुई है और आगे की रणनीति जो है तैयार की गई। हालांकि अभी तक औपचारिक फैसला इस पर नहीं हुआ है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि वित्त मंत्रालय हालांकि इस बात के पक्ष में है कि ईपीएफओ को इस बात की इजाज़त दी जा सकती है कि वो जो रिटर्न है उस रिटर्न को फिर से ईटीएफ में निवेश कर दिया जाए। इस बात की इजाज़त दी जा सकती है। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में ईपीएफओ जो है सालाना आधार पर करीब 13 से 14 हज़ार करोड़ रुपए जो है वो ईटीएफ में फिर से निवेश कर सकती है, जो कि वो रकम है जो कि निवेश पर ईपीएफओ ने कमाए हैं। इसके अलावा इस फैसले से ईपीएफओ को इस बात में भी मदद मिलेगी कि जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है ईटीएफ में इस वक्त 10% है, उसको बढ़ाकर 15% कर दिया जाए, जो कि परमिसिबल लिमिट है। लेकिन जहां तक इस प्रस्ताव का सवाल है कि ईपीएफओ का जो इन्वेस्टमेंट है ईटीएफ में या इक्विटी में
उसको 15% से ऊपर बढ़ाया जाए, इस मसले पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को पहले फैसला लेना है। उसके बाद वित्त मंत्रालय के पास इस प्रस्ताव को भेजा जाएगा। लेकिन पहले इस पर जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज है उसको अपनी इजाज़त देनी होगी। इससे एक तरफ जहां ईपीएफओ को ज़्यादा रिटर्न हासिल हो सकता है, वहीं दूसरी तरफ जो 8 करोड़ से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं इस वक्त ईपीएफओ के पास, उन्हें ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट का फ़ायदा हो सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश आपका ये सारी जानकारी देने के लिए, और इस पर ज़्यादा कुछ डिटेल्स आएंगे तो वो हम आपके सामने रखेंगे। फिलहाल इस पर चर्चा चल रही है। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे यहाँ पर, और ब्रेक के बाद कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज़ आपके सामने रखेंगे। शेयर बाजार में अगर आप निवेश करते हैं तो फंडामेंटल के बारे में शायद जानते होंगे, लेकिन क्या कमाई के लिए ये काफी है? चलिए बाजार के एक और पहलू को समझते हैं और अब टेक्निकल को जानते हैं। ईटी नाउ स्वदेश टेक्निकल शास्त्र, बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ एक मास्टर क्लास। जुड़ो सही ज्ञान के साथ, बदलो बढ़ो देश के साथ। 10 मिनट में आपका खाना डिलीवर हो न हो, पर यहां आपको मिलेगा हर 5 मिनट में कमाई का पक्का मौका। ईटी नाउ स्वदेश पर हर 5 मिनट कमाई का आइडिया। हॉस्पिटल में एडमिट हुए नहीं कि बिल का मीटर चालू, और ये मीटर पहले आपके ऑफिस का हेल्थ इंश्योरेंस खत्म करेगा और फिर सारी सेविंग्स। पर घबराओ नहीं, पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। ले लो। द एलटीपी कैलकुलेटर है ऑप्शन चेन एनालिसिस का नंबर 1 टूल, जहां पर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के डॉट टू डॉट रिवर्सल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। डाउनलोड द ऐप नाउ। Attention startups. Reach 25 crore people well within your budget. Advertise on 10 TV channels in one shot. No TVC required. Brand startup pack starting from just 1 lakh rupees. Brand Surge, the special marketing starter pack for startup brands. For more details, visit our website brandsurge.co.in or write to us at brandsurge@timesgroup.com. Times Network, now on nothing. मॉनसून में ट्रैकिंग मतलब फुल रिस्क। जरा ध्यान से। आप भी तो रिस्क लेते हो पापा। हैं? अरे मैं तो ठंडी चाय भी फूंक फूंक कर पीता हूँ। मैं स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ। उन्हीं प्रोडक्ट्स में ट्रेड करें जितनी आपकी रिस्क लेने की क्षमता हो और उस रिस्क के बारे में आपको जानकारी हो। ज्यादा रिस्क लेने से प्रॉफिट के साथ नुकसान का भी चांस बढ़ जाता है। समझकर इन्वेस्ट कर। शेयर बाजार में अगर आप निवेश करते हैं तो फंडामेंटल के बारे में शायद जानते होंगे, लेकिन क्या कमाई के लिए ये काफी है? चलिए बाजार के एक और पहलू को समझते हैं और अब टेक्निकल को जानते हैं। ईटी नाउ स्वदेश टेक्निकल शास्त्र, बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ एक मास्टर क्लास। जुड़ो सही ज्ञान के साथ, बदलो बढ़ो देश के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और इस बीच बाजार पर एक बार नजर डाल लेते हैं। ऊपरी स्तरों से थोड़ा नीचे आया है बाजार। बैंक निफ्टी तो लाल निशान में आ चुका है, और निफ्टी भी हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से नीचे आया। 19,800 के नीचे इस वक्त कारोबार कर रहा है। 141 अंकों की वीकनेस ऊपरी स्तरों से यहाँ पर निफ्टी में देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी भी अब तो लाल निशान में आ चुका है। करीब 100 अंकों की कमजोरी है। काफ़ी तेज़ी से ये गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। बैंकिंग स्टॉक्स में प्रेशर है। एक बार देखना होगा कि कहाँ से ये प्रेशर आ रहा है, लेकिन एक बार राय ले लेते हैं। जय, बैंक निफ्टी में जो गिरावट आ रही है, क्या करना चाहिए ऐसे में? सो जैसे अभी अभिषेक जी से बात हो रही थी, बैंक निफ्टी अभी के लिए थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। सो वही अभी व्यू आ रहा है। अभी 44,060 मुझे सपोर्ट एक तौर पर दिख रहा है। वो भी अभी रिट्रीट किया था। वो 100 डे अराउंड मूविंग एवरेज के वहां पर प्लेस था। तो डेफिनेटली ये लेवल आने के बाद मुझे लग रहा है बाइंग स्लोली स्टेडीली स्टार्ट करना चाहिए। ज्यादा कुछ टेंशन मुझे नहीं लग रहा बैंक निफ्टी पर, बट ओवरऑल निफ्टी की कंपैरिजन में यहाँ पर बेरिशनेस दिख रही है। और आज के दिन में भी वो दिखा। HDFC बैंक और जो ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, वहां पर लेगार्ड थे।
वो उन्होंने फॉल को कैरी ऑन किया। तो डेफिनेटली कोई भी डीप मिले बैंक निफ्टी पर तो बाय करनी चाहिए और थोड़ी घबराहट के साथ निफ्टी में ट्रेड करना चाहिए, बिकॉज कभी भी यहाँ से एक इंफॉर्मेशन के तौर पर फॉल दिख सकता है। सब अभी बैंकिंग स्टॉक्स में भी लेगर्ड ऑन द स्पॉट ऑफ रेजिस्टेंस है, तो डेफिनेटली एक फॉल कंटिन्यू हो सकता है। सो बाय ऑन डीप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पर यूज करनी चाहिए। गिरावट पर खरीदारी की रणनीति आपको अपनानी है निफ्टी बैंक में, लेकिन थोड़ी सी ना चिंता की बात है क्योंकि ऊपरी स्तरों से करीब 300-350 अंक नीचे आ गया है निफ्टी बैंक। और अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो 19,850 के स्तर की बात कर रहे थे, अभी ज़्यादा समय नहीं बीता इसी शो में, और अब ऊपरी स्तरों से करीब 125-150 अंक नीचे आकर निफ्टी कारोबार कर रहा है। वैसे भी आज वीकली एक्सपायरी का भी दिन है निफ्टी के लिए, लेकिन थोड़े से हम देख रहे हैं कि बैंकिंग ने मूड ख़राब किया है। एक्सिस बैंक इस वक्त टॉप लूजर है, इसके अलावा आईसीसी बैंक आधा % कमज़ोर है। एचडीएफसी बैंक्स ने सारे के सारे अपने गेंस को गंवा दिए हैं और अब वो भी बिल्कुल सपाट कारोबार कर रहा है। आप देखिए एक्सिस बैंक स्टीफ फॉल आया है, 1.5% अब ये शेयर नीचे कारोबार कर रहा है। इसमें नागराज, बैंकिंग में इस गिरावट में खैर निफ्टी बैंक को तो कह रहे हैं जय कि आपको बाय करना है, क्या स्टॉक्स में कुछ शॉर्ट्स के मौके खोजने चाहिए या फिर अभी ठहर जाएं, रुक जाएं? तो निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है अराउंड 19,850 के आसपास डेली और वीकली टाइम फ्रेम में। एग्जैक्टली उसके थोड़े ऊपर से एक गिरावट दिखने को मिला है। मेरे ख्याल से वॉलेटिलिटी रहेगा, थोड़ा कुछ कंसोलिडेशन रह सकता है। और बैंक निफ्टी चाहे उसका एक गैप का सपोर्ट है अराउंड 44,000 का, जो 2 दिन पहले एक गैप आपके साथ ओपन हुआ था, उसके बाद में ज्यादा कुछ बढ़ नहीं पाया। मेरे ख्याल से 4400 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। इधर से जो भी डिक्लाइन आता है उधर तक एक अपसाइड बाउंस आने की चांसेस है। और स्टॉक स्ट्रैटेजी के बारे में आप कहोगे तो मुझे नहीं लगता कि ये वॉलेटिलिटी शॉर्ट करने की ये जैसे है, क्योंकि मिड कैप एंड स्मॉल कैप में एक अच्छा खासा तेजी की बढ़त दिखने को मिली है कई दिनों से। और एक लार्ज कैप सेक्टर्स में जो भी अंडर परफॉर्मर थे उनसे एक निचला स्तर से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखने को मिला है। मुझे नहीं लगता शॉर्ट तो अवॉइड करना चाहिए, वेट करना चाहिए प्रॉपर ट्रेड सेटअप के लिए। अभी भी लॉन्ग के मौके ढूंढ सकते हैं बाजार में प्रॉपरली, वॉलेटिलिटी को थोड़ा इग्नोर करना पड़ेगा। अभी इस उथल पुथल को इग्नोर कीजिए, शॉर्ट के मौके खोजना अभी ठीक नहीं है। और बाजार का जो मूड है, दरअसल हम ये कह सकते हैं कि आज आईटी के स्ट्रेंथ भी ये चल रहा था, बैंकिंग इसको थोड़ा सा नीचे खींच रहा है। आईटी में अभी भी तेजी कायम है, हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़े से नीचे जरूर आए हैं। टेक महिंद्रा, आईसीएल टेक, टीसीएस ये ऊपर हैं, इन्फोसिस थोड़ा सा नीचे आया है, हालांकि अभी भी 2.25% के आसपास की तेजी वहां पर है। लेकिन अगर हम ग्लोबल बाजारों को थोड़ा सा साथ ला के अगर समग्रता में देखेंगे तो फ्यूचर्स यूएस के थोड़े से नरमी के ही संकेत दे रहे हैं। यूरोपीय बाजार जो खुले हैं वो थोड़े से मिक्स्ड खुले, वहां से कुछ खास रुझान दिख नहीं रहे हैं। शायद ये भी वजह हो सकती है कि लोग ओवरनाइट अपने पोजीशंस को कैरी नहीं करना चाहते हैं, और आजकल हमने ट्रेंड ये देखा है। लेकिन कल के लिए इवेंट्स कौन से अहम होंगे, आपकी नजर कहां पर होनी चाहिए, ये सब कुछ बताने के लिए हमारी सहयोगी वामाक्षी हमारे साथ जुड़ गई हैं। वामाक्षी, बताइए कौन सी इवेंट्स फोकस में होंगे कल? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ ग्लोबल इवेंट्स के साथ। तो हमारी नज़र होगी यूके से आने वाले रिटेल सेल्स डेटा पर। इसके अलावा यूरोजोन की तरफ से सीपीआई डेटा भी एक्सपेक्टेड है, मगर डोमेस्टिक फ्रंट पर अगर हम देखें तो बैंकिंग और का जो लोन ग्रोथ है और डिपॉजिट ग्रोथ है, इसका डेटा कल आएगा, तो खासकर इस पर हमारी नज़र रहेगी। इसके अलावा कॉर्पोरेट फ्रंट पर भी काफ़ी एक्शन हो रहा है। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स ये फोकस में रहेगा, क्योंकि ये शेयर्स जो है टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स के, ये सस्पेंड होने वाले हैं ट्रेडिंग से नवंबर 17 को। इसके अलावा काफ़ी सारे शेयर्स फोकस में रहेंगे, क्योंकि कल आखिरी दिन है इन सारे शेयर्स को खरीदने का, अगर आपको डिविडेंड के लिए एलिजिबल होना है तो। और इसमें पेज इंडस्ट्रीज, अनुपम रसायन, कोचिन शिपयार्ड, बलरामपुर चीनी, कावेरी सीड्स और मैस्काउ डॉक जैसे स्टॉक शामिल है। इसके अलावा आखिर में हम फोकस करेंगे ईसीबी प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लगार्ड की जो स्पीच है यूरोपियन बैंकिंग कांग्रेस में, जो फ्रैंकफर्ट में हो रही है, इस पर हमारी नज़र, उनकी तरफ से क्या कॉमेंट्री आ रही है इन्फ्लेशन को लेकर, उनकी मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। तो तमाम ये इवेंट्स कल फोकस में रहेंगे और उन इवेंट्स पर हमारी नज़र भी रहेगी और उसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं वो भी आपको हम समझाते जाएंगे।
राजेश जी आपके पास जरा आएंगी और आज हम देख रहे हैं कि जो छोटे मझोले जो शेयर्स हैं कुछ मतलब आलोक इंडस्ट्रीज हो गया, इसके जेपी ग्रुप में जेपी पावर हो गया, या फिर अगर आप MTNL इस तरह के शेयरों में डिश टीवी, हम देख रहे हैं कि काफ़ी टाइम से थोड़ी सी स्टीम बनती हुई दिख रही है और कुछ के अपने ट्रिगर्स हैं, कुछ ऐसे चल रहे हैं कि अच्छा सारे ही चल रहे हैं तो शायद वो भी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी कहीं नज़र है जहां पर वैल्यू के हिसाब से मौके बन सकते हैं? क्या कोई ऐसा शेयर इनमें से है जो कि री रेटिंग वाला कैंडिडेट हो और कहीं मौका चूक न जाए, उसके पहले आप उसको हाईलाइट करना चाहेंगे? नहीं ना, ये स्ट्रिक्टली हम लोग ने अवॉइड की कैटेगरी में रख रखा है क्योंकि फंडामेंटली कोई भी ऐसा दिख नहीं रहा जहां पे कुछ लॉन्ग किया जाए। हाँ, सुजलॉन में थोड़ा सा डेट रिडक्शन हुआ है, क्षमता में बढ़त हुई है, कुछ पैसे भी रेज किए उन्होंने, और सबसे बड़ी बात है कि कल ऐसी खबरें आई कि MSCI इंडेक्स में वो शामिल किया गया। इन सब चीजों के चलते अच्छी खासी तेजी हमने देखी है। नई खरीदारी की इस वक्त सलाह नहीं रहेगी। किसी के पास है तो बने रह सकते हैं, नई खरीदारी कोई करेक्शन आता है 10-15% का तो वहां किया जा सकता है। कोई टर्न अराउंड की बात अगर की जाए तो अभी जिस तरीका से वॉकहार्ट की बात चल रही थी वहां पे नजर रखा जा सकता है। हालांकि वो 3 फिगर का स्टॉक है, ये 2 फिगर वाले जेपी पावर टाइप्स नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरीके की रिसर्च बेस्ड कंपनी है फार्मास्यूटिकल्स की और पूरे विश्व में उनके कारोबार फैले हुए हैं और मार्केट कैप सिर्फ 4,500 करोड़ रुपए का है। दूसरी तिमाही में अगर आप देखो तो 207 करोड़ के सामने 73 करोड़ का लॉस आया है, तो लॉस में भारी गिरावट आई है। रेवेन्यू 11% अप आया है। यूके में, इमर्जिंग मार्केट में और डोमेस्टिक में, तीनों में जो इनका कारोबार है वो अच्छा खासी बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि 3200 से ऊपर इन्होंने पेटेंट्स फाइल कर रखे हैं। ब्रांड पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग है। थोड़ी दिक्कतें मैनेजमेंट को लेकर के हैं, कभी कभी खबरें आती रहती है कुछ से स्टेक सेल वगैरह की, वो जुदा है, लेकिन वैल्यूएशन के लिहाज से मैं समझता हूँ कि एक टर्न अराउंड कैंडिडेट हो सकता है। ठीक है, वॉकहार्ट आज उस तरह की तेजी हम देख भी रहे हैं। सुजलॉन के बारे में राजेश जी ने कहा कि ये एक शेयर हो सकता है जहां पर कुछ अच्छी न्यूज़ के चलते, अपने फंडामेंटल्स के चलते चल रहा है, लेकिन बाकी जो आप तेज़ी देख रहे हैं ना, बाकी जो शेयर डिश टीवी, MTNL, इसके अलावा आलोक इंडस्ट्रीज़, उनसे आप दूर रहिए, वो तेज़ी की आप झांसी मत आइए। और सवाल पूछने का हमारा मकसद भी राजेश जी से यही था कि अपने शब्दों में अपने भाव जोड़ के आपको बता दें वो कि आपको शेयरों में करना क्या है। 3:25 का समय हो गया है, फटाफट कुछ BTST ट्रेड्स जान लेते हैं अपने एक्सपर्ट से। नागराज, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, BTST या फिर STBT क्या करके जाना है आज? मार्केट में अभी भी तेजी की माहौल है, थोड़ा वोलेटिलिटी तो है ऊपर के लेवल पे। मेरे ख्याल से 1-2 दिन के बाद कंसोलिडेशन के बाद वापस अपसाइड बाउंस दिखने को मिलेगा, अपसाइड मार्केट निफ्टी में दिखने को मिलेगा। वो नजरिए से मेरे ख्याल से मैंने जो भी स्टॉक्स डिस्कस किया था उसमें एक अच्छे खासे एक संकेत है और पैटर्न भी है। एक शॉर्ट टर्म के लिए एक अपसाइड की एक अपॉर्चुनिटी भी है। मैं वही दोहराना चाहूंगा, पॉलिसी बाजार और डोडला डेयरी में इधर से एक ओवरऑल चार्ट पैटर्न पॉजिटिव है और इधर से बाय कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए मैंने जो बनाया हुआ टारगेट उस तक उधर तक वेट कर सकते हैं। फिनटेक और डोडला डेयरी। अक्षय, कुछ आप एडिशन करना चाहेंगे? आपने भी कोटक बैंक और मारुति सुझाया था, कोई नया शेयर जोड़ेंगे आप कल के लिए? जी, BTST करना है तो फार्मा क्षेत्र में औरोबिंदो फार्मा का सेटअप बहुत स्ट्रांग है। बहुत ही स्ट्रांग रैली देखने को मिला था नवंबर सीरीज के बिगनिंग से, एक कंसोलिडेशन फेज में है। मेरा मानना है इसमें मोमेंटम वापस रिगेन हो जाएगा कल के ट्रेडिंग सेशन में। 977 का रेट है, आपको बाय करके चलना है विद स्टॉप ऑफ 955, टारगेट बनाइए 1025 का। इस अरविंदो का टारगेट, समय कम है लेकिन जय फिर भी कोई ट्रेड आपकी ओर से? तो मेरा इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस पर ट्रेड रहेगा, समय कम है इसलिए शॉर्ट में खत्म करूंगा। 197 का कल मुझे लग रहा है 1-2 दिन में आ जाएगा टारगेट, तो यहाँ से बाय करके चल सकते हैं। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस आज का ब्रेकआउट काफी स्ट्रांग है, RSI काफी पॉजिटिव क्रॉसओवर की तरफ है, तो डेफिनेटली एक मोमेंटम के लिए बाय कर सकते हैं। 197 पर फिलहाल ये शेयर ट्रेड कर रहा है। तो आपके लिए ये BTST ट्रेड्स के मौके, बाजार बंद होने में 3 मिनट के आसपास समय रह गया है। अब थोड़ा सा स्थिरता
की कोशिश कर रहा है निफ्टी झटके के बाद। 19,752 के आसपास निफ्टी कारोबार कर रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो सारी की सारी तेज़ी हवा होकर अब 44,150 के आसपास से 50 अंकों के आसपास की नरमी हम देख रहे हैं। और एक और चीज़ हुई है, सुबह के सत्र में या फिर दिन के ज़्यादातर हिस्से तक में बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज़्यादा थी। सुबह में तो ऐसा था कि हर एक गिरने वाले शेयर के मुकाबले 3 बढ़ने वाले शेयर थे, अब उनकी संख्या हो गई है बराबर। तो अगर आप ब्रेथ देखेंगे अगर मार्केट की, तो थोड़ा सा आपको वो अब दिखेगा कि बेयर्स का भी दबदबा आखिरी के 1 घंटे में बढ़ा है। लेकिन निश्चित तौर पर आज पूरा का पूरा ये दिन है जो आईटी शेयरों के नाम रहा है। जिस तरह से अमेरिका में महंगाई घटी है, टीसीएस के बायबैक से भी टीसीएस को सपोर्ट मिला और टीसीएस के साथ साथ बाकी शेयरों पर भी उसका थोड़ा थोड़ा असर सेंटिमेंट के लिहाज से ज़रूर हमने देखा है। टीसीएस 2.5%, टेक महिंद्रा करीब करीब 3%, एचसीएल टेक में करीब 3% के आसपास की तेज़ी हमने देखी है। एलटीआई माइंट्री, तो निफ्टी के टॉप 10 में से आपको 5 आपको आईटी के आज शेयर दिखेंगे। उसके अलावा कुछ कुछ फार्मा स्टॉक्स, हॉस्पिटल स्टॉक्स में भी हमने आज तेज़ी देखी है। लेकिन अगर आप वायदा की लिस्ट उठाएंगे तो वहाँ पर भी आपको दबदबा दिखेगा आईटी का ही। कोफोर्ज में 6.5% के आसपास की तेज़ी है, एम्फेसिस में 4% के आसपास की तेज़ी। मणप्पुरम फाइनेंस लगातार तीसरे सत्र में ये शेयर चलता हुआ दिखाई दिया है। कुछ खाने पीने की अगर हम बात कर लें तो आज चाय वाले शेयरों में थोड़ी सी गर्मी रही। हैरिसन मलयालम के शेयर में हमने तेज़ी देखी, जयश्री टी के शेयर में देखी तेज़ी, बॉम्बे बर्मा का शेयर चलता हुआ दिखाई दिया और चाय के साथ साथ चावल वाले शेयर भी आज चलते हुए दिखाई दिए। केआरबीएल हो गया, एलटी फूड्स हो गया, चमनलाल सेठिया, ये तमाम शेयर आज थोड़ी सी रौनक ज़रूर वहाँ पर दिखाई दी। हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़े से नीचे ज़रूर आए हैं जैसे से बाजार नीचे आया है। अदरवाइज आज ओवरऑल हम ये कहेंगे कि चौथा सत्र तेज़ी का 19,400 के नीचे थे, 19,750 के ऊपर आ गए हैं। यानी कि 3 दिन में तकरीबन 4 दिन में तकरीबन 350 अंकों के आसपास की तेज़ी बाजार में हो गई है। बैंकिंग स्टॉक्स ने थोड़ा सा मूड ज़रूर खराब किया क्योंकि एक्सिस बैंक 1.5% नीचे बंद होने जा रहा है। इसके अलावा हमने आईसीआईसीआई बैंक में करीब करीब आधे % के आसपास की नरमी देखी है। मेटल स्टॉक्स आज शुरुआत में थोड़ी सी गिरावट के शिकार हो रहे थे, लेकिन थोड़ी रिकवरी हमने वहां पर देखी है। जेएसडब्ल्यू स्टील की कमजोरी आधे % के आसपास की रह गई, अदरवाइज शुरुआत में थोड़ी सी ज्यादा थी। कंजम्पशन की बात करें तो टाटा कंज्यूमर में आज कमजोरी रही। आईटीसी में हमने थोड़ी सी कमजोरी वहां पर भी देखी, आधे % की आसपास की। कोल इंडिया थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग वहां पर आज हमने आते हुए देखी है। तो बाजार लगातार हम ये कह सकते हैं कि चौथा सत्र थोड़ी सी निराशा इसलिए है क्योंकि तेजी अगर हम आज 19,800 के ऊपर की क्लोजिंग देखते तो निश्चित तौर पर कॉन्फिडेंस का लेवल थोड़ा सा और होता। फिलहाल इस शो को यहाँ पर समाप्त करने का समय हो गया है। 19,762 का स्तर आप देखेंगे और निफ्टी बैंक की बात करें तो 44,145 पर आज का सत्र समाप्त हुआ है। फिलहाल क्लोजिंग कॉल में इतना ही। राजेश जी, जय, नागराज और अक्षय, आप सभी का बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और बाजार के साथ साथ तमाम स्टॉक्स पर चर्चा करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद पूजा आपको कराएंगी कल की तैयारी।